बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। तो जितने भी पैरासाइट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जितने भी वायरसेस हैं जब वो होस्ट सेलों से बाहर होते हैं तो वो ना अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ना अपना न्यूट्रिशन वगैरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब होस्ट सेलों के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो अपने आप को रिप्लिकेट भी करते हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं और साथ में न्यूट्रिशन वगैरह भी होस्ट सेलों से हासिल कर लेते हैं। तो सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो इससे मुराद ये हुआ कि जितने भी वायरसेस हैं अगर वो सेलों से बाहर हो तो वो नॉन लिविंग होते हैं, और जब सेलों के अंदर होते हैं तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और वायरस एवेजन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। एवेजन कहा जाता है बहाना बनाना। तो वायरस जो है, वायरसेस इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को बहाना बना लेते हैं और उससे अपने आप को छुपा देते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो वायरस जो है उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज़्म वायरस ने इवॉल्व किए हैं और इन मैकेनिज़्म के ज़रिए अपने आप को इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से महफूज रखता है। तो अब उनमें से प्रोमिनेंट वेज जो हैं या मैकेनिज़्म जो हैं इनको हम यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे कि किस तरह वायरस इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से अपने आप को सेव कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पे हमने पहला हेडिंग डाल दिया है मैक्रोपेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोपेजेस और न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं ये दो टाइप ऑफ सेल हैं, और ये कौन से सेलों का टाइप है, ये वाइट ब्लड सेल के टाइप्स होते हैं। अच्छा, तो मैक्रोपेजेस और न्यूट्रोफिल जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी ये करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली देखते हैं कि ये सेल किस तरह फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मैकेनिज़्म देखते हैं न्यूट्रोफिल सेल का या मैक्रोफेजेस का। यहाँ पे हमने एक सेल बना दिया है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कौन सा सेल है, ये मैक्रोफेज सेल है। तो मैक्रोफेज सेल या न्यूट्रोफिल सेल जो होते हैं इनके सरफेस के ऊपर प्रोटीन मालिक्यूल मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये रेड कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ये दिखाई दे रहा होगा। इन प्रोटीन मालिक्यूल को रिसेप्टर कहा जाता है या इनको एडहेजन मालिक्यूल कहा जाता है। एडहेजन मालिक्यूल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर मटेरियल का अटैचमेंट होता है। अच्छा, अब इस मैक्रोफेज सेल के ऊपर किस तरह मटेरियल का अटैचमेंट होता है इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने अगेन एक मैक्रोफेज सेल बना दिया है और इसका ये क्या है, रिसेप्टर या एडहेजन मॉलिक्यूल है, और इस एडहेजन मॉलिक्यूल के साथ हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया है ग्रीन कलर से। और ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट वायरस। हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, ये एक वायरस है। तो वायरस या कोई बैक्टीरिया वगैरह सबसे पहले इन एडहेजन मॉलिक्यूल पे इनका अटैचमेंट होता है किस चीज़ के साथ, मैक्रोफेज सेल्स के साथ। तो चलिए ये हो गया वायरस अटैच विद दी रिसेप्टर ऑफ अ मैक्रोफेज सेल। अब आगे क्या होता है, आगे ये मैक्रोफेज सेल जो है इस वायरस को या बैक्टीरिया को अंदर की तरफ खींच लेता है और सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है। लास्ट एंड में क्या होता है, ये दो एंड्स जो होते हैं ये आपस में अटैच हो जाती हैं और ये मटेरियल जो है आगे इसकी बडिंग होती हैं एक तीली नुमा शक्ल में, जिसको क्या कहा जाता है, वेजिकल। तो यहाँ पे ये अगेन क्या है, एक मैक्रोफेज सेल है। अब इस सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड वेजिकल। ये हो गया वेजिकल। इसके अंदर क्या मौजूद है, वायरस मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीलीनुमा स्ट्रक्चर जो है इसको वेजिकल कहा जाता है। तो इस वेजिकल के साथ आगे क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कुछ और एंजाइमेटिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। ये लाइसोसोम इन वेजिकल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर इन मटेरियल का क्या होता है, ब्रेकडाउन वगैरह होता है और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो नॉर्मल मैकेनिज़्म फेगोसाइटोसिस का मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल सेल में कुछ इस तरह होता है। अब इन मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल सेल्स के इस फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी से
ये वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, यहाँ पे हम मेन फोकस हमारा वायरस के ऊपर होगा क्योंकि हम वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब वायरस जो है इन सेलों से अपने आप को किस तरह बचा लेता है। तो यहाँ पे हमने अगेन एक मैक्रोपेज सेल बना दिया है, ये हो गया मैक्रोपेज, और इसके ऊपर ये क्या है, एक रिसेप्टर है या एडहेजन मॉलिक्यूल है। अब ये वायरस जो है ये चंद मैकेनिज़्म अप्लाई करता है और मैक्रोपेजेस और न्यूट्रोफिल सेल से अपने आप को बचा लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने अगेन एक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसमें ये ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन इज कॉल्ड वायरस। ये अगेन क्या है, वायरस। और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, एक कवर मौजूद है जिसको कहा जाता है कैप्सूल, कैप्सूल, या इसको वायरल एनवल्प भी कहा जाता है। ये वायरल एनवल्प या कैप्सूल क्या होता है, ये वायरस चुरा लेता है होस्ट सेलों से। जब वायरस अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है और होस्ट सेल से जब बाहर निकलता है तो उस दौरान ये क्या कर देता है, वायरस होस्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन अपने साथ चुरा लेता है, और इसी को फिर हम क्या नाम देते हैं, कैप्सूल या वायरल एनवल्प का नाम देते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस वायरल एनवल्प ने क्या कर दिया होता है, इस वायरस को अपने अंदर छुपाया होता है। तो इसलिए इम्यून सेल्स जो हैं इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, फिर इसका अटैचमेंट यहाँ पे नहीं होता। जब नहीं होगा तो फिर ये इम्यून सिस्टम को धोखा देता है और उससे अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को सेव कर लेता है। तो एक कैप्सूल के ज़रिए अपने आप को सेव कर लेता है। दूसरा क्या करता है, यहाँ पर अगेन हमने एक अनदर स्ट्रक्चर बना दिया, इसके अंदर ये ग्रीन कलर क्या है, ये अगेन एक वायरस है, और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, इसके इर्द गिर्द अगेन कैप्सूल मौजूद है, और इस कैप्सूल के ऊपर क्या मौजूद है, प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है। ये हो गया कैप्सूल। अच्छा, तो अब ये कैप्सूल तो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ये होस्ट सेलों से ये चुरा लेता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस कैप्सूल के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं, ये कैप्सूल क्या है, असल में सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इसने कहाँ से चुरा लिया है, ये तो होस्ट सेलों से चुरा लिया है। तो होस्ट सेल जो हैं उनके अंदर तो इम्यून सिस्टम ने ये प्रोटीन जो है और ये सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम कैप्सूल या एनवल्प का नाम देते हैं, इसको रिकॉग्नाइज़ किया होता है। तो इसके ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करता, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये मेरा अपना मटेरियल है, बॉडी का अपना मटेरियल है। तो इस वे के ज़रिए भी वायरस अपने आप को महफूज कर लेता है इम्यून सिस्टम के सेलों से, फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी से, और फिर इन वायरसेस का यहाँ पे एडहेजन नहीं होता। दूसरा मैकेनिज़्म ये हो गया। थर्ड वन मैकेनिज़्म एक और है, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन प्रोटीन्स। अच्छा, इसके बाद एक अनदर वे है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक कोट डिवेलप करते हैं। यहाँ पे अगेन ये ब्लू कलर वाला क्या है, वायरस। इसके अलावा रेड वन क्या है, दिस वन इज एनवल्प या कैप्सूल आप लोग कहें। इसके अलावा ये थर्ड वन कवरिंग क्या है, बाज़ वायरसेस अपने इर्द गिर्द ये डिवेलप कर लेता है और इसको कहा जाता है फाइब्रिन कोट, और ये एक प्रोटीन से बना होता है जिसको फाइब्रिन प्रोटीन कहा जाता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, इस कोड की वजह से भी इम्यून सेल वायरस को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेते। यहाँ पे वायरस बहुत अंदर छुपा हुआ है और इसके इर्द एक एडिशनल कवरिंग मौजूद है। इस एडिशनल कवरिंग की वजह से इम्यून सेल इस वायरस को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेते, और फिर क्या होता है, इन वायरसेस का यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता। तो ये तीन तरीके हैं, इनके ज़रिए ये वायरस क्या कर लेता है, मैक्रोपेजेस और न्यूट्रोफिल सेल के फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी से अपने आप को बचा लेता है। सेकंड वन, वायरस क्या करता है, वायरस कवर इटसेल्फ बाय होस्ट प्रोटीन। वायरस बाज़ औक़ात ऐसा करता है कि होस्ट प्रोटीन के ज़रिए अपने आप को कवर कर लेता है और अपने आप को सेव कर लेता है। वो कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने अगेन बना दिया है क्या, एक इम्यून सेल है, ये हो गया इम्यून सेल, ये एक इम्यून सेल हो गया। तो बाज़ औक़ात वायरस क्या कर देता है,
अपने प्रोटीन कोड के ऊपर, सॉरी अपने एनवल्प के ऊपर, ये इसका क्या है, एनवल्प, अपने एनवल्प के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज कर देता है। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर या प्रोटीन मॉलिक्यूल, आप लोग कहें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। वायरस क्या कर लेता है, अपने एनवल्प के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर लेता है जो कि रिजेम्बलेंस खाता है होस्ट सेलों से। होस्ट सेलों से ये प्रोटीन क्या करते हैं, रिजेम्बलेंस खाते हैं। तो फिर ये सेल जो हैं ये इन प्रोटीन्स की वजह से इस वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता, और फिर यहाँ पे इम्यून सेल जो हैं, इम्यून सेल्स और इन वायरस का आपस में अटैचमेंट वगैरह नहीं होता, और ये सेल क्या करते हैं, ये सेल इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते, इसी तरह वायरस अपने आप को बचा लेता है। इसके अलावा वायरस के अलावा बैक्टीरिया जो हैं वो भी अपने सेल वॉल के ऊपर कुछ इस तरह प्रोटीन अरेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह प्रोटीन बना देते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिनकी वजह से ये इम्यून सेल पर उनके ऊपर अटैक नहीं कर लेता और वो अपने आप को बचा लेते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से, उनके सेलों से डिस्ट्रॉय होने से अपने आप को बचा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा थर्ड वन क्या होता है, म्यूटेशन। बस वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर म्यूटेशन लाते हैं और इस म्यूटेशन की वजह से फिर इम्यून सिस्टम इसके ऊपर फेल हो जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम लेंगे HIV वायरस, HIV। इसके अलावा बुक में उन्होंने इन्फ्लुएंज़ा वायरस के बारे में भी दिया हुआ है कि वो भी अपने अंदर म्यूटेशन कर लेता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे और एक्सप्लेनेशन के तौर पे हम यहाँ पे सिर्फ HIV के बारे में पढ़ेंगे। HIV के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसके ऊपर, यहाँ एनवल्प के ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर से बना दिया है, इसको कहा जाता है GP41। दिस वन इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इस रेड कलर के प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि इस एनवल्प में लगा हुआ होता है। और इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको कहा जाता है GP120। तो HIV वायरस जो है ये बाज़ औक़ात क्या करता है, अपने जीनोम में चेंजेस करवाता है, अपने जेनेटिक मटेरियल में ये तब्दीलियाँ लाता रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर लेता है। तो जीनोम में जब चेंजेस लाता है तो क्या कर देता है कि इस GP21 प्रोटीन जो है इसको बार बार ये क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। इसको क्या कर देता है, बार बार चेंज कर लेता है, चेंज, इसकी शक्ल को बार बार तब्दील कर देता है। तो इसके ज़रिए अपने आप को इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से बचाता है। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ पे एक एंटीबॉडी बना दी किस चीज़ ने, इम्यून सिस्टम ने, इस GP120 ग्लाइकोप्रोटीन के ख़िलाफ़। तो जब इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बना लेता है तो क्या होता है कि ये अपने जीनोम में चेंजेस करवा के इसकी शेप को अगेन चेंज कर देता है। तो बार बार इसके शेप को चेंज करने की वजह से इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है और एंटीबॉडीज़ बनाने में नाकाम हो जाता है। तो फिर इन वायरसेस के ऊपर वैक्सीन वगैरह भी कोई ख़ास काम नहीं कर लेते। और आज तक HIV वायरस जो है इसके ख़िलाफ़ कोई प्रॉपर वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये GP120 प्रोटीन जो है, जो कि असल में ये अटैचमेंट में इस्तेमाल कर देता है, ये बार बार क्या करता है, इस प्रोटीन को चेंज करवाता है। तो अगर हम कोई एक वैक्सीन बना ले तो फिर ये क्या करेगा, इसकी शक्ल को चेंज कर देगा, शेप को चेंज कर देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई और वो वैक्सीन तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसकी वजह से अब तक इसका कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। तो ये क्या कर लेता है, अपने प्रोटीन को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है और अपने आप को बचा लेता है। तो ये एक थर्ड मैकेनिज़्म हो गया जिसके ज़रिए वायरस क्या कर देता है, होस्ट से के इम्यून सेल से अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं वायरस एंड दी होस्ट। तो स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि जितने भी वायरसेस हैं जब वो होस्ट सेलों से बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं और लंबे अरसे तक वो डोरमेसी में रहते हैं।
डोरमेंसी का मतलब है वो गहरी नींद में चले जाते हैं, बहुत अरसे तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब उसको प्रॉपर होस्ट मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं, अपना रिप्लिकेशन भी करते हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन भी कर देते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं, और साथ में न्यूट्रिशन वगैरह और डिजीज़ वगैरह भी होस्ट के अंदर काज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो हैं वायरसेस जो हैं ये स्पेसिफिक भी होते हैं बहुत सी चीज़ों में। तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वायरस स्पेसिफिक होता है, तो इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं सेल्स को, वायरस स्पेसिफिक टू सेल, बस वायरसेस सेल स्पेसिफिक होते हैं। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो HIV वायरस अटैक ऑन CD4 पॉजिटिव सेल ओनली। HIV वायरस जो है ये CD4 पॉजिटिव सेल के ऊपर सिर्फ अटैक कर लेता है, इसके अलावा किसी और सेल के ऊपर अटैक नहीं कर लेता। ये CD4 सेल क्या होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल के टाइप है, सब टाइप होता है CD4 पॉजिटिव सेल। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक CD4 पॉजिटिव सेल हमने ले लिया, और इसके सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद होता है, और इस रिसेप्टर को कहा जाता है CD4 रिसेप्टर। तो ये हो गया CD4 रिसेप्टर। अब यहाँ पे हमने बना दिया है क्या, एक HIV वायरस, HIV वायरस। तो ये HIV वायरस जो है इसका ये प्रोटीन जो कुछ देर पहले हमने डिस्कस कर लिया जिसको कहा जाता है GP120। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये GP120 जो होता है ये इस CD4 मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच होता है। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे सेलों के ऊपर मौजूद नहीं है, तो HIV वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ CD4 पॉजिटिव सेल के ऊपर अटैक कर लेता है। तो ये क्या हो गया, वायरस स्पेसिफिक हो गया टू सेल। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, वेज ऑफ एंट्रेंस। वायरसेस जो होते हैं वो मुख्तलिफ ज़रायों से क्या होते हैं, होस्ट सेलों के अंदर दाखिल होते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एक वायरस है, वायरस, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वायरस अटैक कर लेता है स्टोमक सेल्स के ऊपर, स्टोमक सेल्स के ऊपर। इसका टारगेट क्या है, टारगेट पॉइंट है इनका, इस वायरस का स्टमक सेल्स इसका टारगेट पॉइंट है। तो अब स्टमक सेल तक पहुंचने के लिए ये एक स्पेसिफिक रूट इस्तेमाल करता है। कैसे, यहाँ पर हमने अगेन एक डायग्राम बना दिया है। ये क्या है, ये हो गया स्टोमक, और इसके अंदर ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज़ वायरस, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस वायरस का स्टमक सेल क्या है, टारगेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वायरस को इनहेल करेंगे, इनहेल मतलब सांस में ले लें, रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू ले लें, तो आया ये स्टमक सेल्स को क्या उसके अंदर एंटर हो जाएगा और डिजीज़ वगैरह काज करेगा या नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनहेलेशन के थ्रू स्टमक सेल तक पहुंच नहीं सकता। इसके अलावा अगर इसको इंजेस्ट कर दिया जाए, मतलब माउथ के ज़रिए ले लिया जाए, तो फिर ये स्टमक सेल जो इसका टारगेट है उस तक पहुंच जाएगा, यस, तो ये वहाँ तक पहुंच जाएगा। तो वायरसेस जो होते हैं उनकी एंट्री होती है स्पेसिफिक वे के थ्रू या एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू उसका एंट्री होता है। इसके अलावा और भी बहुत से वायरसेस हैं। अगर हम इन्फ्लुएंज़ा फ्लू वायरस को देखें, या इन्फ्लुएंज़ा वायरस आप लोग कहें, फ्लू वायरस को अगर आप लोग देखें, तो फ्लू वायरस जो है ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंज़ा काज करता है। इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा किसे कहा जाता है, ज़ुकाम को, ये ज़ुकाम काज कर लेता है। तो अब ये फ्लू वायरस कौन से रूट के थ्रू एंटर होता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर होता है, ब्लड के थ्रू या किसी और रूट के थ्रू ये एंटर नहीं होता। इसका स्पेसिफिक रूट क्या है, वे ऑफ एंट्रेंस क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक। इसके अलावा अगर हम कहें HIV वायरस को, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये क्या काज कर लेता है, ये एड्स काज कर लेता है, एड्स काज कर लेता है। तो ये HIV जो है ये कौन से रूट के थ्रू
एंटर होता है। बेसिकली ये दो रूट्स के थ्रू HIV वायरस एंटर होता है और हमारे बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मेलिटी काज कर लेता है जिसको एड्स कहा जाता है। HIV किसके थ्रू एंटर होता है? ये ब्लड के थ्रू एंटर होता है और इसके अलावा वेजाइनल रूट के थ्रू भी ये एंटर होता है और क्या कर लेता है? CD4 पॉजिटिव सेल को इन्फेक्ट कर लेता है। अच्छा, तो ये दो रूट इसके हो गए। इसके अलावा अगर आप लोग इसको इंजेस्ट करें या इनहेल करें तो ये एड्स काज नहीं कर लेता। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है होस्ट स्पेसिफिक। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी वायरस जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक। तो इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या करता है? टोबैको प्लांट में डिजीज़ काज कर लेता है। टोबैको प्लांट्स, ये टोबैको प्लांट्स में डिजीज़ कर लेता है। इसके अलावा किसी और चीज़ में डिजीज़ काज नहीं कर लेता। इसके अलावा अगर हम और देखें अगेन इस HIV को देखें, HIV क्या करता है? ये ह्यूमन में एड्स काज कर लेता है। AIDS एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसको काज कर लेता है। इसके अलावा HIV किसी और चीज़ में एड्स काज नहीं कर लेता। तो इनके क्या हो गए? स्पेसिफिक होस्ट हो गए। इस एक TMV का क्या हो गया? इसका टोबैको हो गया। HIV का क्या हो गया? इसका ह्यूमन हो गया। इसके अलावा एज स्पेसिफिक भी होते हैं वायरसेस। एज स्पेसिफिक कैसे होते हैं? कुछ वायरसेस एक ख़ास स्टेज ऑफ लाइफ में क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे तो रोटा वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रोटा वायरस, ये रोटा वायरस जो है ये क्या कर लेता है? ये चिल्ड्रन में ये डायरिया काज कर लेता है। डायरिया, ये चिल्ड्रन छोटे बच्चों में डायरिया काज कर लेता है ये रोटा वायरस, और ये बड़े लोगों में डायरिया काज नहीं कर लेता। क्योंकि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है? थोड़ा बहुत चेंजेस आता है GIT के सेलों में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के जो सेल्स होते हैं, या आप लोग सिंपल अल्फाज में कहें इंटेस्टाइनल सेल्स जो होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है उसके स्ट्रक्चर में। तो इस वजह से फिर ये रोटा वायरस उनके ऊपर अटैक नहीं कर लेता। तो ये क्या करता है? रोटा वायरस ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन में डायरिया काज कर लेता है। तो ये क्या हो गया? एज स्पेसिफिक। कुछ वायरसेस एज स्पेसिफिक भी होते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे।